हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री का, जो है पार्ट फर्स्ट। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, यानी इस टाइम में जो भी चीज़ें घटित हुई थी, मतलब किसका शासन था, किस प्रकार का शासन था, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर। अगर आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ तो आएगी, साथ ही साथ में ये चैप्टर आपको याद भी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो आता है महाजनपद का। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद क्या होता है। महाजनपद की डेफिनेशन इस बुक में नहीं दी हुई है, जनपद की डेफिनेशन इस बुक में दी हुई है। जनपद की डेफिनेशन क्या है कि जन का मतलब क्या होता है? लोग। पद का मतलब क्या होता है? पैर। यानी जहाँ जनता के पैर आ जाते हैं, जहाँ जनता पैर रख देती है। अब पैर कैसे रखेंगी? जहाँ पे जनता बस जाएगी वहाँ पे उनके पैर हो जाएंगे। यानी जहाँ पर लोग आकर बसने लग जाते हैं, उस स्थान को, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जनपद कहा जाता है। इसी तरह से इसी से ही शब्द बना है एक महाजनपद। अब महाजनपद किस लिए यूज़ किया जाता है? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व आ रहा है, ईस्वी नहीं आ रहा है। 600 ईसा पूर्व से जो उत्तर भारत में बहुत सारे बड़े बड़े और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई थी, वो बड़े बड़े भी थे और शक्तिशाली भी थे। इस कारण से उन्हें जनपद नहीं कहा गया, उन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपद की संज्ञा दी गई। अगर उस टाइम में देखा जाए तो टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी, यानी 16 थी। उसको भी आगे डिवाइड किया गया। 12 तो थे राजतंत्रीय और 4 थे गणतंत्रीय। मतलब कहने का अर्थ है 12 तो ऐसे थे जिसमें राजतंत्र पाया जाता था। मतलब पहले एक राजा था, राजा के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका बेटा बन गया। फिर उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका बेटा बन गया। इस टाइप का जो शासन होता है वो होता है राजतंत्र। फिर गणतंत्र वो होता है जिसमें जनता द्वारा चुनाव किया जाता है, जनता वोट देती है, जनता का मत हासिल होता है, जनता की राय ली जाती है, ये होता है गणतंत्र में। फिर उसके बाद में अगर हम देखें महाजनपद की जो बात है हमें कहाँ से मिलती है, तो महाजनपद के बारे में बौद्ध और जैन धर्म के जो भी ग्रंथ है उसमें महाजनपद की बात कही गई है कि महाजनपद 16 थे, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। मतलब कोई बौद्ध ग्रंथ है उसमें कुछ जनपद ऐसे हैं जिनका नाम कुछ और है, और दूसरे बौद्ध ग्रंथ है उनमें उसी का ही नाम कुछ और दिया हुआ है। लेकिन कुछ कॉमन नाम है जो दोनों ग्रंथों में ही सेम मिलते हैं, जैसे कि वज्जी हो गया, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती। ये 5-6 ऐसे नाम हैं जिनके सभी ग्रंथों में सेम नाम मिलते हैं। शायद इसलिए सेम है क्योंकि ये ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे, इसमें ज़्यादा अच्छा शासन होगा, ये ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, इसलिए इनके नाम लगभग सभी में ही मिलते हैं। बाकियों के भी मिलते हैं लेकिन उनके नाम में एक मत नहीं है, मतलब हर किसी ग्रंथ में अलग अलग नाम मिलता है उनके बारे में। फिर उसके बाद में बात ये आती है कि महाजनपद तो थे, हमने बोला कि बड़े बड़े स्वतंत्र और शक्तिशाली और राज्य थे, लेकिन इन राज्यों पर शासन भी तो करता होगा कोई ना कोई, तो इसका जो शासक करता था वो राजा कहलाता था। लेकिन इसमें एक बात और देखने को मिलती है, राजा तो शासन करता था लेकिन गण और संघ के नाम से जो प्रसिद्ध एक समूह है, गण और संघ क्या चीज़ है? व्यक्तियों का, लोगों का एक समूह है जिसमें 7-8 जितने भी व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, वो मिलकर शासन करते हैं। और उसमें मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी उसमें लोग हैं, सभी के सभी क्या कहलाएंगे? वो राजा कहलाएंगे, सभी के सभी। फिर उसके बाद में आता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने एक ग्रंथ लिखना स्टार्ट कर दिया। उस ग्रंथ का क्या नाम है? धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्र से भी हमें कुछ बातें देखने को मिलती है, कुछ बातें हमें पता लगती है।
अब उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो शासक होगा ना वो क्षत्रिय वर्ण का होगा। आपको पता होगा कि वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो क्षत्रिय का क्या काम होता है, जनता की रक्षा करना, ये सारे जो कार्य होते हैं ये क्षत्रिय वर्ण के कार्य माने जाते हैं। तो फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ है धर्मशास्त्र, उसमें लिखा गया है कि शासक कौन बनेगा, क्षत्रिय वर्ण का बनेगा। हालांकि कुछ और वर्ण के भी शासक बने थे, लेकिन मेनली वो ज़्यादा किसको प्रेफर करते थे, क्षत्रिय वर्ण को प्रेफर करते थे शासक के लिए, राजा के लिए। और फिर जो राजा होता है उसका कोई ना कोई काम होगा, कर्तव्य होगा। उसका काम क्या था, जो जनता है उससे टैक्स लेना और भेंट वसूल करना, यानी जो भी उसको गिफ्ट्स वगैरह आते थे वो लेना, टैक्सेस भी लेना, और जिनमें भी विवाद वगैरह होते, जैसे 2 लोगों में झगड़ा हो गया तो उस सारी चीज़ों को सुलझाना, ये सारे कार्य किसके होते थे, ये सारे काम शासक के यानी राजा के होते थे। और एक वेद काम भी था। वेद काम कैसे था कि जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोस का कोई भी राज्य है उस पर आक्रमण कर देते थे और वहाँ पे जितना भी धन वगैरह होता था उसे वसूल लेते थे। ये वेद था, ये अवैध नहीं था। ये मतलब ये मान्य था, ये किसी प्रकार का गुनाह नहीं था उस टाइम में। और इसी काम के लिए उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी सेना बनाना स्टार्ट कर दिया, बड़े बड़े हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो पड़ोस के राज्य पर आक्रमण करेंगे, उसका धन भी वसूल लेंगे और उसका जो सारा क्षेत्र है वो भी उस राजा के अंडर में आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है अभिलेख का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि जो अभिलेख क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभिलेख होता क्या है। तो अभिलेख की साधारण सी डेफिनेशन है, जैसे कि कोई पत्थर हो गया, कोई धातु हो गया, या फिर कोई पकी हुई मिट्टी के बर्तन हो गए, उस पे जो खुदेड़ कर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। जैसे अपने नॉर्मल पेज पे कुछ लिखते हैं वो तो पेन वगैरह पेंसिल से लिख लेते हैं, लेकिन इसमें के अभिलेखों में क्या होता है, जैसे कोई स्तंभ है या फिर कोई पत्थर है, उस पे से खोद के लिखा जाता है, उसे कहेंगे हम अभिलेख कहेंगे। जो अभिलेख होते हैं वो जो बनवाता है उसी का इनाम लिखा होता है अभिलेख पे, या फिर जो बनवाता है उसको कोई पदवी वगैरह मिली, वो उसका अपनी पदवी वगैरह लिख देगा, ये सारी चीज़ें वो अभिलेख में लिख देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि अपने कोई चीज़ दान करते हैं, तो आपने देखा होगा दान की हुई चीज़ के लिए अपने कुछ लिखवाते हैं, जैसे कि कोई पंखा दान किया तो पंखे पे लिखवाते हैं कि ये किसने दान किया, कब दान किया। इसी तरह से जब उस टाइम में कोई व्यक्ति दान करता था तो इसलिए वो अभिलेखों के माध्यम से लिखा देता था कि मैंने इतना दान किया और कब दान किया, ये भी पता चल जाता था। कब दान किया यानी यहाँ पे तिथि लिखी होती थी, डेट लिखी होती, तो पता लग जाता था ये कितना पुराना अभिलेख है। लेकिन कई अभिलेख ऐसे भी होते हैं जिन पे डेट नहीं लिखी होती, जिन पे तिथि नहीं लिखी होती, तो उसका कैसे पता चलता है, उसका भी पता लगाने का एक तरीका है। वो कौन सा तरीका है, लेखन शैली का तरीका है। अब लेखन शैली के तरीके को मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जो अपने ए अक्षर है, ए अनार वाला, उसे 250 ईसा पूर्व वाले टाइम में इस टाइप से लिखा जाता था, और उसी ए अक्षर को 500 ईसा पूर्व के टाइम में इस टाइप से लिखा जाता था। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे लिखने का कोई चिन्ह है उसको बनाने का तरीका भी चेंज होता है। इसी टाइप से हम जैसे कोई अभिलेख है उसमें अगर इस टाइप का ए लिखा हुआ है तो अपने पता लगा सकते हैं कि ये लगभग इस टाइम पीरियड का अभिलेख है। अगर वो ए अक्षर उस टाइम का इस टाइप का लिखा गया है, इस टाइप का, तो अपने पता लगा लेंगे लगभग वो 500 ईसा पूर्व वाले टाइम का अभिलेख लिखा गया है या उत्कीर्ण किया गया है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। अब मैं आपको बता देती हूँ। जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया, जनता को कुछ बताया और धर्म का प्रचार भी किया अभिलेखों के माध्यम से। अभिलेख क्या है मैंने आपको अभी बता दिया। जो अभिलेख है वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, यानी उनका जो लिखने का तरीका, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी है और इंग्लिश है उसकी रोमन है। इसी टाइप से वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में जो अभिलेख हैं अशोक के वो लिखे गए हैं। अब इसमें क्या है,
अब तक तो वो पढ़े नहीं जा चुके थे, इसलिए हमें पता ही नहीं था उसके बारे में कि क्या उस टाइम में होता था, किस टाइप से होता था, इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी थी। लेकिन जो जेम्स प्रिंसेप है, यहाँ पे प्रिंसेप लिखा हुआ है लेकिन इनका पूरा नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप है, उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ दिया। उन्होंने जो अशोक के अभिलेख है उसका मतलब निकाल दिया कि इसके कहने का ये मतलब है, इस अभिलेख में ये लिखा हुआ है। उन्होंने उसकी भाषा को पढ़ दिया, यानी समझ लिया कि ये किस प्रकार की भाषा है, इसका लिखने का कैसा तरीका है, और यानी अगर वो लिखी हुई है तो हम पढ़ सकते हैं उसको। इस तरह से उन्होंने कोशिश करके उसे पढ़ दिया। और उसमें बहुत सारी मोहरें ऐसी मिली है, बहुत सारे अभिलेख ऐसे मिले हैं जिसमें पियदस्सी लिखा हुआ है। पियदस्सी का क्या अर्थ है? पियदस्सी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा। कहीं अभिलेखों में और सिक्कों में जो राजा का नाम अशोक भी मिला है, यानी ये जो मनोहर मुखाकृति वाला राजा है ये अशोक के लिए यूज़ हुआ होगा उस टाइम में। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। अब इनमें जो मैंने भी आपको बताया कि टोटल महाजनपद कितने थे, 16 थे। अब 16 में भी जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। मगध सबसे ज़्यादा ही प्रसिद्ध था और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अब उसके शक्तिशाली होने के पीछे भी कारण बताए जाते हैं। जो आधुनिक इतिहासकार है वो 3 कारण देते हैं उसके शक्तिशाली होने के पीछे। पहला कारण तो ये देते हैं कि उसकी भूमि थी वो उपजाऊ थी। कहने का ये अर्थ है जो मगध का एरिया है वो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र था। वहाँ पे जो खेती की जाती थी वो अच्छी होती थी, फसल अच्छी होती थी, जिस कारण से क्या होता था वो वहाँ के लोग अमीर होंगे, उस कारण से वो शक्तिशाली बन गया। और फिर जो दूसरा पॉइंट दिया जाता है वो दिया जाता है लोहे की खदानों का। जो आधुनिक इतिहासकार है वो कहते हैं कि जो मगध का इलाका है वो वहाँ है जहाँ पे लोहा पाया जाता है, लोह अयस्क पाया जाता है। अब उस लोहे से वो क्या यूज़ करते हैं, लोहे से वो हथियार बना लेते हैं, लोहे से वो उपकरण बना लेते हैं, जिस कारण से वो शक्तिशाली बन गया। थर्ड पॉइंट ये दिया जाता है कि जो मगध के इलाके में जंगली क्षेत्र आता है। अब जंगली क्षेत्र के आने से उनको क्या फ़ायदा होगा? अब अगर कोई युद्ध होता है, युद्ध के लिए उन्हें हाथी भी चाहिए होंगे, घोड़े भी चाहिए होंगे। अब युद्ध के लिए जो जंगली हाथी है, जंगली घोड़े हैं, ये सब उन्हें कहाँ से प्राप्त होते थे? जंगल के क्षेत्रों से प्राप्त होते थे। तो इसमें ये और फ़ायदा हुआ कि वहाँ के जंगलों के क्षेत्र से उन्हें हाथी घोड़े वगैरह प्राप्त हो जाते थे और युद्ध में वो उनकी सहायता करते थे। ये सब तो कहा गया है किसके द्वारा? आधुनिक इतिहासकार द्वारा कहा गया है। लेकिन जैन और बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा है? जैन और बौद्ध ग्रंथों में ये लिखा है कि शासकों की नीतियाँ अच्छी थी, इस कारण से ये शक्तिशाली बना। अब आपको ये तो पता ही होगा, सब कुछ हेड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हेड का काम अच्छा होगा, हेड की नीतियाँ अच्छी होगी तो फिर वहाँ की प्रजा भी अच्छी होगी, वहाँ की प्रजा भी खुशहाल होगी, वो खुश होगी। वो अगर हेड बुरा होगा, हेड सबके साथ शोषण करेगा और सबको नुकसान पहुँचाएगा, तो वहाँ की जनता होगी वो भी खुश नहीं होगी, इस कारण से वो शक्तिशाली भी नहीं बन पाएगा। इसी तरह से जो जैन और बौद्ध ग्रंथ है उसमें ये लिखा गया है जो शासक की नीतियाँ ही इतनी अच्छी थी जिस कारण से जो मगध है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है इसकी राजधानी। जो शुरू में जो मगध है उसकी राजधानी थी राजगाह। इसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 2 शब्दों से मिला, एक तो राज और एक गाह है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है राजाओं का घर। राजगाह का क्या मतलब है? राजाओं का घर है। इसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान के टाइम में ये बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है। आज के टाइम में जो राजगीर है उसको प्राकृत भाषा में कहें तो वो राजगाह बनेगा। और लेकिन क्या हुआ, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 400 ईसा पूर्व में क्या हुआ, इसकी राजधानी यानी मगध की राजधानी राजगाह को हटाकर पाटलिपुत्र बना दी गई। यानी वर्तमान में जो पटना है उस टाइम में वो पाटलिपुत्र होता था, उसे उसकी राजधानी बना दी गई। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एक आरंभिक साम्राज्य। एक आरंभिक साम्राज्य में अगर आप देखें तो जो मौर्य वंश की स्थापना है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी।
कितने टाइम में की थी? 321 ईसा पूर्व में की थी। यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ईस्वी नहीं लिखा हुआ है। 321 ईसा पूर्व में उन्होंने उसकी स्थापना की थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, अब राजा बना है तो किसी ना किसी राजा को हटाकर बना होगा, किसी राजा को हराकर बना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हरा दिया था, गद्दी से हटा दिया था। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। पहले नंद वंश चल रहा था, नंद वंश का कौन सा शासक था? घनानंद था। फिर उसके बाद में जो अशोक है, इस वंश का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक माना जाता है। अब अशोक की कुछ चीज़ें भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो कलिंग लगभग उड़ीसा वाला क्षेत्र है वर्तमान के टाइम में, और कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक और किसी के मध्य हुआ था, कलिंग के राजा के मध्य। इसमें अशोक जीत गया था। लेकिन हुआ क्या था, इस वाले युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा था। इस कारण से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन मतलब उन्होंने क्या किया, शस्त्र को त्याग दिया। उन्होंने मतलब लड़ाई वगैरह करना छोड़ दिया और उन्होंने धम्म को अपनाया। अब धम्म क्या है ये भी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि उन्होंने धम्म को अपनाया और उन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को भी संदेश दिया। अशोक पहला ऐसा राजा था जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से स्तंभों पर पॉलिश वगैरह कराकर जनता को, अपने अधिकारियों को संदेश दिया था और इन्होंने धम्म का प्रचार भी किया था। फिर उसके बाद में आता है मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत। अब मैं आपको मौर्य वंश के बारे में इतना कुछ बता रही हूँ, ये सब कुछ हमें किससे प्राप्त हुआ है? ये जो पुरातत्वविद है उन्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये 3 बातें यहाँ पे देखने को मिलती है। पहली बात तो ये है यूनानी राजदूत मैगस्थनीज की इंडिका। जो मैगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य में एक राजदूत, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरी बात ये है कि जो कौटिल्य के 3 नाम प्रसिद्ध है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो आपकी बुक है उसमें 2 नाम दिए गए हैं, एक कौटिल्य और एक चाणक्य दिया गया है। वैसे इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भी एक प्रसिद्ध बुक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से भी हमें इसके साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और फिर जो थर्ड पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अशोक के अभिलेख। मैंने आपको पहले भी बताया कि अशोक ऐसा पहला राजा था जिसने अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था, अपना जो आदेश वगैरह वो जाहिर किया था, प्रकट किया था। तो अशोक के अभिलेखों से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि उस टाइम में कैसा प्रशासन पाया जाता था, कैसी नीतियाँ अपनाई जाती थी, सेना उनके पास कितनी थी, वो उनके कौन कौन से अधिकारी थे। ये सारी चीज़ें हमें इन तीनों चीज़ों से मिल जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि धम्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। धम्म क्या होता है? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहते हैं। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। अब मैंने आपको पहले बताया कि कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने क्या किया, जो शस्त्र था, जो लड़ाई झगड़े थे, उसको त्याग दिया और धम्म की नीति अपना ली। अब धम्म की नीति क्या चीज़ है? मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो आदर्श है उसको अपनाया था, उसे क्या गया, धम्म कहा गया। अब अशोक का मानना ये था कि धम्म को अपनाने से क्या होगा, जो आज का संसार है यानी जो हम इस दुनिया में रह रहे हैं वो तो अच्छा होगा ही, लेकिन धम्म को अपनाने से क्या होगा, आने वाला संसार भी, मरने के बाद में जो हमें संसार मिलेगा वो भी अच्छा होगा। शायद उन्होंने इसलिए कहा होगा ये, क्योंकि ये मृत्यु के बाद में जो स्वर्ग नरक है इसे मानते होंगे, इस कारण से उन्होंने ये कहा कि इससे जो आज का संसार तो अच्छा होगा ही, साथ में जो आने वाला संसार है वो भी इससे अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, यानी धम्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इसके कुछ आदर्श हैं। वो कौन कौन से आदर्श हैं? पहली बात तो यह बड़ों के प्रति आदर करना।
ये नॉर्मल है, मोरल ड्यूटी है ये हमारी। फिर सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता होना, दूसरे धर्मों और परंपराओं के प्रति आदर होना, ये इसमें क्या लिया गया था, मोरल ड्यूटी ली गई थी। और ये साधारण सिद्धांत थे, ये जो हमने अभी सिद्धांत पढ़े 3, ऐसे तो बहुत सारे सिद्धांत थे, जो हमने ये भी सिद्धांत पढ़े वो साधारण से थे। मतलब कोई भी धर्म का इंसान, कोई भी परंपरा से रिलेटेड इंसान इन सिद्धांतों पर चल सकता है। इसके रूल्स इतने ज़्यादा इजी थे, वो इन रूल्स को अपना सकता है, फॉलो कर सकता है। फिर अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए, अब धम्म को मतलब इसको पूरे संसार तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अधिकारी नियुक्त किया। अधिकारी को क्या कहा गया, धम्म महामात कहा गया। ये इम्पोर्टेंट है। अशोक ने एक अधिकारी नियुक्त किया धम्म के प्रचार के लिए, उसे क्या कहा गया, धम्म महामात कहा गया। फिर इससे आगे जो पॉइंट आता है वो आता है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। अगर हम मौर्य साम्राज्य में देखें, उसके प्रशासन में देखें, तो उसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो मैंने आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य था जो मगध था, वो बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। अब अगर मैं एक इंडिया का एग्जांपल लूँ, जो भारत है वो एक बड़ा सा देश है। अब उस देश में इतने बड़े देश में एक ही व्यक्ति तो शासन कर नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, स्टेट्स बनाई जाती है। स्टेट्स में क्या होता है, मतलब स्टेट में जो भी हेड होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो उस स्टेट को देखता है, उस स्टेट के बारे में जो भी उसको चीज़ें वगैरह करनी होती है वो उस स्टेट की देखभाल करता है, मतलब उसका ये काम होता है। और जो केंद्र का होता है वो सभी जगहों के स्टेट्स को देखता है, लेकिन जो स्टेट का होता है वो सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र को देखता है, ताकि उसका जो सारा काम है अच्छी तरह से चलता रहे। इसी तरह से क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य में भी 5 राजनीतिक केंद्र थे। पहला तो पाटलिपुत्र हो ही गया, जो कि राजधानी थी। 4 प्रांतीय केंद्र थे, जिसमें आ गया तक्षशिला आ गया, उज्जैनी आ गया, तोसली आ गया और सुवर्णगिरी आ गया। मतलब मैंने आपको बता दिया ये क्यों बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे क्योंकि मगध बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था। अब उसमें इतने बड़े क्षेत्र को संभालने के लिए 5 केंद्र बनाए गए थे। उन केंद्रों पे कुछ हेड वगैरह रखे जाते थे, और उस जगह की देखभाल वगैरह जो भी सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो करवा दिया करते थे वो, इसलिए ये बनाए जाते थे। लेकिन इन सभी का चयन किया गया है। अब इन सभी को चुना गया है। अब हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी को ही क्यों चुना गया, उतना बड़ा इलाका था, किसी को भी चुन सकते थे। अब इनका जो चुनाव है, इनको जो चुना है वो भी बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक चुना है, वो भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चुना गया है। जो तक्षशिला और उज्जैनी है वो व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, यानी वो व्यापार से रिलेटेड मार्ग है, इस कारण से वो बड़ा क्षेत्र हो गया, थोड़ा मतलब प्रसिद्ध क्षेत्र हो गया। और जो सुवर्णगिरी है वो कर्नाटक में सोने की खदान है, यहाँ पे सोना पाया जाता है, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए इसे चुना गया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने आपको बताया था मैग्स्थनीज की कौन सी बुक थी, इंडिका थी। अब इंडिका से हमें ये जानकारी मिली है, जो सैनिक गतिविधियाँ उनको चलाए रखने के लिए एक समिति थी, और उसमें 6 उप समिति थी। अब इसे भी आगे बताया गया है। इनका काम क्या होता था, पहली का काम होता था नौसेना का संचालन करना, मतलब सैनिक गतिविधियों के संचालन में क्या जाएगा, जो सेना से कुछ भी रिलेट था उसका आएगा। तो पहला था नौसेना का संचालन करना, और दूसरा था यातायात और खान पान का संचालन करना। अब मैंने आपको बताया कि मगध का बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मतलब रथ वगैरह, घोड़े वगैरह या पैदल चलना पड़ता था। अब आज के टाइम में तो एरोप्लेन है तो जल्दी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन उस टाइम में तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कहीं कहीं दिन भी लग जाते थे, कहीं तो 2-3 महीने भी लग जाते थे। इस कारण से वो यातायात सुविधा और खान पान की व्यवस्था को साथ लेके चला करते थे। तो इन सभी का संचालन भी ये उप समिति द्वारा किया जाता था। और पैदल सैनिकों का संचालन भी किया जाता था। जो अश्वारोह है, मतलब जो
घुड़सवार हैं उनकी भी देखभाल वगैरह की जाती थी, रथारोहण का भी संचालन किया जाता था और हाथियों का भी संचालन किया जाता था। मतलब युद्ध में तो हाथी इम्पोर्टेंट ही होते हैं, इसलिए हाथियों का भी इसमें संचालन किया जाता था। जो दूसरी उप समिति थी, दूसरी उप समिति का भी बहुत सारा काम था। ये हमने पहली के बारे में पढ़ा, ये जो पिंक कलर से मैंने लिखा है ये सारा पहली के बारे में है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी के बारे में। दूसरी उप समिति में क्या था, जो उपकरण थे, जो हथियार वगैरह थे, उन सारे को ढोने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान सेना जाएगी तो उसके जो हथियार है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। अब ऐसे ले जाने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था की जाती थी उस टाइम में। और सैनिकों को भोजन की व्यवस्था दी जाती थी। और जो जानवर वगैरह जैसे हाथी घोड़ा हो गए, ये इसके भी पार्ट्स होते थे, उनके लिए चारे की व्यवस्था भी की जाती थी। और सेना की देखभाल की जाती थी, उसके लिए सेवकों की भी नियुक्ति की व्यवस्था की जाती थी। अब इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, इस पार्ट में हमने जो मेन पॉइंट्स पढ़े वो है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन पढ़ा एक हमने, सेकंड पार्ट हमने पढ़ा धम्म पढ़ा, और जो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी किस किस चीज़ों से मिलती है ये हमने पढ़ा। अशोक के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, और साथ ही साथ हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब की, किसको हराकर की, और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक था वो कौन था, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा मौर्य साम्राज्य के बारे में कि जो मगध था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद क्यों था, इसके हमने बहुत सारे कारण भी पढ़े। और साथ ही साथ हमने अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेखों में क्या लिखा जाता था, और साथ ही साथ हमने पढ़ा महाजनपद। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू। और आज मैंने नया पैटर्न अपनाया था पढ़ाने के लिए, तो ये आपको पैटर्न कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप उसे अच्छा लिखिएगा, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपको अच्छा नहीं लगा। थैंक यू।